नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के पार्ट 11 चैप्टर 1 की। ये वो हिस्सा है जो संघ और राज्यों के बीच, मतलब सेंटर और स्टेट्स के बीच, कानून बनाने की पावर्स को डिवाइड करता है। और हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से तो ये एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है कि भारत में कानून बनाने की असली पावर है किसके पास? क्या ये सेंटर के पास है, या स्टेट्स के पास, या फिर दोनों के पास? हमारा संविधान इस बड़े सवाल का एक बहुत ही शानदार और स्ट्रक्चर्ड जवाब देता है। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम पावर की फाउंडेशन से शुरू करेंगे, फिर उन 3 फेमस लिस्ट्स को समझेंगे, देखेंगे कि जो सब्जेक्ट्स कहीं नहीं है उनका क्या होता है, और जानेंगे कि सेंटर कब कब स्टेट्स के मामले में दखल दे सकता है। और आखिर में, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो किसकी बात मानी जाएगी, ये भी देखेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, जो है द फाउंडेशन ऑफ पावर, आर्टिकल 245। ये वो नींव है जो ये तय करती है कि किसकी लीगल बाउंड्री कहाँ तक है। देखिए, यहाँ पर रूल बहुत सिंपल है। हमारी पार्लियामेंट यानी सेंटर पूरे भारत या उसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, बिल्कुल साफ। और दूसरी तरफ जो स्टेट लेजिस्लेचर है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य की सीमाओं के अंदर ही कानून बना सकती है। सीधी सी बात है, जिसका जितना इलाका उतने में ही उसका कानून चलेगा। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, आर्टिकल 246। एग्जाम्स के लिए ये सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो कानून बनाने वाले सब्जेक्ट्स को 3 अलग अलग लिस्ट्स में बांटता है। आप कह सकते हैं कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का कोर यही है। तो ये देखिए, पावर का डिवीजन कितना साफ साफ किया गया है। सबसे पहले है यूनियन लिस्ट, जिसमें है 97 सब्जेक्ट्स, और इन पर कानून बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ सेंटर का है। फिर आती है स्टेट लिस्ट, जिसमें 66 सब्जेक्ट्स हैं, जो पूरे तरह से राज्यों के लिए रिजर्व्ड हैं। और आखिर में है कंकरेंट लिस्ट, 47 सब्जेक्ट्स के साथ, जिस पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। चलिए अब एक एक करके इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो सबसे पहले यूनियन लिस्ट। इसमें वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, मतलब पूरे देश के लिए ज़रूरी हैं, जैसे डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी। इन पर सिर्फ सेंटर ही कानून बना सकता है, ताकि पूरे देश में एक जैसी पॉलिसी रहे। फिर आती है स्टेट लिस्ट। इसमें लोकल या रीजनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि पुलिस, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ और जेल्स। इन पर कानून बनाने का एक्सक्लूसिव अधिकार राज्यों को दिया गया है, ताकि वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से काम कर सकें। और अब तीसरी, कंकरेंट लिस्ट। यहाँ मामला थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इस पर सेंटर और स्टेट दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। सब्जेक्ट्स जैसे एजुकेशन, मैरिज एंड डिवोर्स, फॉरेस्ट्स और लेबर यूनियंस इसी में आते हैं। अब क्योंकि दोनों ही कानून बना सकते हैं, तो यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट के चांस भी बनते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अच्छा, तो हमने 3 लिस्ट्स तो देख लीं, पर सोचिए अगर कोई ऐसा नया सब्जेक्ट आ जाए जिसका जिक्र इन तीनों में से किसी भी लिस्ट में ना हो, तो क्या होगा? हमारे संविधान बनाने वालों ने ये भी सोचा था, और इसका जवाब है आर्टिकल 248, जिसे हम रेजिडुअल पावर्स कहते हैं। तो ये अवशिष्ट शक्तियां या रेजिडुअल पावर्स हैं क्या? सिंपल शब्दों में, ये वो पावर है जिससे किसी ऐसे सब्जेक्ट पर कानून बनाया जा सके जो स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट में लिखा ही नहीं है। ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी नेट है भविष्य के लिए। तो ये बची कुची पावर्स आखिर जाती किसके पास है? संविधान कहता है कि ये पावर एक्सक्लूसिवली सेंटर के पास है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि देश में एक मजबूत केंद्र बना रहे। इसका सबसे अच्छा मॉडर्न एग्जाम्पल है साइबर लॉ। जब संविधान बना, तब भला किसने सोचा था कि साइबर लॉ जैसी भी कोई चीज होगी? तो ये सब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट सेंटर के पास आ गया। अभी तक तो हमने पावर का नॉर्मल डिवीजन देखा, लेकिन कुछ स्पेशल सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब ये बैलेंस बदल जाता है और सेंटर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर भी कानून बना सकता है। चलिए इन एक्सेप्शंस को समझते हैं। तो ये हैं वो 4 मेन सिचुएशंस। पहला, आर्टिकल 249 के तहत अगर राज्यसभा 2/3 मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन पास कर दे कि देश हित में ये जरूरी है। दूसरा, आर्टिकल 250, जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो। तीसरा, आर्टिकल 252, अगर 2 या 2 से ज्यादा राज्य खुद पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करें। और चौथा, आर्टिकल 253, किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को लागू करने के लिए। अब आते हैं उस सवाल पर जो हमने पहले उठाया था, कि अगर कंकरेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर
सेंटर और स्टेट दोनों के बनाए कानूनों में टकराव हो जाए तो क्या होगा? इसका जवाब हमें आर्टिकल 254 में मिलता है। यहाँ पर मामला बिल्कुल साफ है। अगर कंकरेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर सेंटर के कानून और स्टेट के कानून में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंटर का कानून ही माना जाएगा। स्टेट का कानून उस हद तक वॉइड यानी अमान्य हो जाएगा जिस हद तक वो सेंटर के कानून से टकरा रहा है। सीधी बात, सेंटर की चलेगी। लेकिन इसमें भी एक बट है, एक एक्सेप्शन। अगर किसी स्टेट लॉ को प्रेसिडेंट के पास भेजा गया था और उन्हें प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल गई है तो वो कानून उस स्टेट में सेंटर के कानून के ऊपर भी लागू हो सकता है। ये एक बहुत ही स्पेशल प्रोविजन है। चलिए अब फटाफट से एग्जाम के लिए जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। एक क्विक रिकैप ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। तो एग्जाम के लिए क्या याद रखना है? पार्ट 11 चैप्टर 1 लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में है। पावर 3 लिस्ट्स में बटी है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। जो सब्जेक्ट्स इन लिस्ट्स में नहीं हैं यानी रेजिडुअल पावर्स, वो सेंटर के पास हैं। इमरजेंसी जैसी स्पेशल सिचुएशंस में सेंटर की पावर बढ़ जाती है और अगर कॉन्करेंट लिस्ट पर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो आमतौर पर सेंटर का कानून ही जीतता है। उम्मीद है इस डिस्कशन से संघ और राज्य के लेजिस्लेटिव रिलेशंस को समझने में काफ़ी मदद मिली होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एमबोस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।